क्या पैसा खुशियां खरीद सकता है? पैसा ही खुशियां खरीदता है। क्या वाकई लोग पैसे आने के बाद बदल जाते हैं? वो जिस समाज से आया था अब वो समाज से बिल्कुल अलग हो गया, तो जो समाज वाले अब उसको देख रहे हैं वो उनके अंदर एक अंदरूनी ईर्ष्या है। बहुत बड़ा रीजन एक है इंडिया में तलाक का, पैसा। वो लड़का उस माइंडसेट से ऑपरेट करता है कि भाई मेरे पिताजी जो है जो पैसा पकड़ा देते थे उसी में काम चलाना पड़ता था, और मेरी माँ कुछ पलट के बोलती नहीं थी, अब मेरी बीवी मुझसे पलट के बोलती है। माँ बाप क्या बच्चों को लेसन दे सकते हैं जिससे मनी को लेकर उनकी जो हैबिट है, उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव हो सके? पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं है, पैसा कमाना इंटेलिजेंस है, आर्ट है, और समय के अनुसार अपने को बदल करके आप बेहतर पैसा कमा सकते हैं। एक और चीज हम देखते हैं कि जब स्ट्रेस होता है हम शॉपिंग करने चले जाते हैं, हाँ। इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। क्या रीजन होता है? अगर हस्बैंड या वाइफ में हस्बैंड ज़्यादा कमा रहा है तो चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, बट वाइफ ज़्यादा कमाने लगती है तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। आज हम ना मनी साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं। तो मुझे ये जानना है, पहला सवाल मेरा यही है, क्या पैसा खुशियाँ खरीद सकता है? पैसा ही खुशियां खरीदता है। ये कहना कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, ये बहुत ही एक पेसिमिस्टिक व्यू है। देखिए, खुशी क्या है? खुशी, पहली बात तो खुशी बहुत सब्जेक्टिव होती है। आपके लिए खुशी कुछ और है, मेरे लिए खुशी कुछ और है, हमारे जो कैमरा मैन हैं उनके लिए खुशी कुछ और है, तो सब्जेक्टिव है। पर अगर मैं बहुत ही एक सिंपल तरीके से खुशी को एक्सप्लेन करूं तो खुशी इज़ बेसिकली जो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे है वो है कंफर्ट। हम लोग एक बहुत ही अच्छे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वेरी वेल कूल्ड, ऑब्वियसली इट इज़ आस्किंग सम मनी। हमें खुशी इस बात की है कि हम एक कंफर्टेबल सिचुएशन बैठे हुए हैं। हमें कहीं फ़्लाइट लेके जाना है मुंबई, हमने मुंबई जाना है, हमने फ़्लाइट्स के टिकट्स कराए एंड वी ईजिली रीच विद इन 2 आवर्स। तो ये जो कंफर्ट है, मनी कैन डेफिनेटली बाय यू कंफर्ट, एंड कंफर्ट लीड्स टू हैप्पीनेस। बट ये मैं जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मनी विल नॉट बी एबल टू बाय यू पीस ऑफ माइंड। तो मनी खुशी देता है, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा खाना, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, लेकिन पीस ऑफ माइंड इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो ये तो मैं मानूंगा कि पैसे से खुशी होती है, पर पैसे से हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ये हो सकता है ज़रूरी ना हो। तो अगर पीस ऑफ माइंड ही नहीं है तो फिर वो हैप्पीनेस कहाँ हुई? बिल्कुल सही बात है। मैंने यहाँ पे हैप्पीनेस को कहा सुपरफिशियल लेवल पे, हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम कंफर्ट। तो एक बहुत ही एक कहावत है, एक मैंने एक जगह लाइन पढ़ी थी कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सिट एंड क्राई इन अ मर्सिडीज रादर देन सिटिंग ऑन अ फुटपाथ। तो मर्सिडीज के अंदर बैठ के रोएंगे तो फिर भी ठीक है, फुटपाथ पे बैठ के रोएंगे तो कष्ट ज़्यादा होगा। वो एक अलग बॉल गेम है कि भाई आप जो है पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं, वो तो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, दैट कम्स इन द लेवल ऑफ जॉय, आनंद, परमानंद। लेकिन जो एक हम लोग तरह के नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक कंफर्ट जो है लाइफ का, वो हमें हैप्पीनेस देता है। तो अब मैं जिस हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ दैट इज इक्विवेलेंट टू कंफर्ट। ऑब्वियसली हम कभी ट्रेन ट्रैवल करते हैं, खासकर जब हमारी फ्लाइट्स में जाने की आदत पड़ जाती है तो हम चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वहाँ तक एयरपोर्ट नहीं है, बट हमें इट डजंट गिव अस हैप्पीनेस, मतलब इट डजंट गिव अस कंफर्ट एंड प्लेजर। तो वो वाली हैप्पीनेस इज मिसिंग होती है, वो ही हम पैसे से खरीद सकते हैं। क्या पीस ऑफ माइंड अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी आ सकता है? पीस ऑफ माइंड, वही मैंने जो कहा, पीस ऑफ माइंड या हैप्पीनेस बहुत सब्जेक्टिव होती है। इफ़ यू आर एबल टू डू समथिंग विच इज़ क्लोज टू योर हार्ट, बेसिक्स आपके पूरे हो रहे हैं, बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ क्लोज टू योर हार्ट, विच रेजोनेट्स विद योर माइंड, हार्ट एंड सोल, तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग जो हैं वो वी आर एक्चुअली कॉपी कैट्स। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर के हम वो काम करने लगते हैं,
लेकिन हम ये चीज़ नहीं ढूंढना चाहते कि हमें कौन सी चीज़ इंस्पायर कर रही है. वी आर रनिंग टूवर्ड्स इन्फ्लुएंस. वी आर नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाइंग व्हाट इज इंस्पायरिंग अस. और ऐसी बहुत ही कम जनता है जो एक्चुअली वो काम कर रही है जो एक्चुअली इनको इंस्पायर कर रहा है. और जब आप ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे जो आपको इंस्पायर करती है, तो हैप्पीनेस भी आएगी और पीस ऑफ माइंड भी आएगा. पैसा आएगा. पैसा ज़रूरी नहीं क्या है, पैसा ज़रूरी नहीं. पैसे का भी एक कॉन्सेप्ट है. देखिए, पैसा तब आता है जब आप वो काम कर रहे हो जिसकी मार्केट में डिमांड है. अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यू आर डूइंग समथिंग विच इज इंस्पायरिंग यू and that is in demand in the market, then you make money, you make name, and in fact you become a celebrity because you are doing something which is like हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं. आजकल पॉडकास्ट की बाहर आई हुई है. एग्जैक्टली. ठीक है. एंड बाहर इसलिए आई हुई है बिकॉज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, राइट. बिकॉज बहुत बड़ी बात यह है कि राइट फ्रॉम द अर्ली एज, इवन द टीन्स, जो टीनेजर्स हैं, एंड राइट फ्रॉम ओल्ड एल्डरलीज, हर इंसान लोगों के व्यूज को जानना चाहता है. लोगों को सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि दुनिया में क्या क्या चीजें हैं जो पहले शायद उसको उपलब्ध होती थी बहुत सारी किताबें पढ़ के. अब किताबें पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है. तो वो हर व्यक्ति अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है. और कभी कभी जब किसी का एक्सपीरियंस जो हम बात कर रहे हैं, हमारी पब्लिक जो हमको सुन रही है उसको पसंद आ जाता है, तो वो वीडियो जो है वो रील वायरल जाती है. तो जैसे अभी वी आर डूइंग पॉडकास्ट, पीपल आर डूइंग पॉडकास्ट, दे आर डूइंग समथिंग विच इज इन द डिमांड. एंड ऑब्वियसली इफ इट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, तो एंड ये दोनों चीज़ें कंबाइन कर गई, यू बिकम बिग. जैसे कि ना 13 साल मैंने ना बॉलीवुड जर्नलिज्म किया है. अच्छा. हाँ, बट जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस समय मुझे साइकोलॉजी पढ़ने का मन था, बट स्किप हो गया था, नहीं मैच हो पाया था. बट कहीं ना मेरे माइंड में था कि कुछ करना है इसे. फिर मैं 13 साल काम करते करते मुझे अचानक कुछ पर्सनल लाइफ में भी कुछ क्राइसिस आई, पर मुझे लगा कि मुझे साइकोलॉजी से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ करना है. 13 साल पुराना वो सपना अचानक से पूरा होने लगा. तो अब भगवान करे आपको बहुत धन मिले, लेकिन भविष्य में अगर आप ये जो जैसा बता रही हैं कि दिस इज, यू आर डूइंग समथिंग विच इज क्लोज टू योर हार्ट, विच यू ऑलवेज वांटेड टू डू, तो आगे चल के अगर आपको ठीक ठाक धन भी मिल गया तो यू विल बी हैप्पी बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विच यू लाइक. और हमारे पास बहुत धन है. मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो दे आर अर्निंग बिग मनी, बट नाउ they realize that they gave all their life to their profession, but this professional commitment में and in this race of earning money and name, अब now they realize that they lost their friends, they lost enjoying time with their children. अब बच्चे बड़े हो गए, छोटा बच्चा आप उसके साथ खेल सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपका बेटा या बेटी टीनेज में जाते हैं तो उनके अपने फ्रेंड्स होते हैं. तो then you want their time, but they are busy with their own friends. अब वो चीज आप कितना भी पैसा कमा लें, you cannot bring that back. ये है. तो अगर कपल है, हस्बैंड वाइफ, उनमें पैसों को लेकर झगड़े होते, लड़ाई झगड़े, तो क्या जो उनका बच्चा है वो जब फ्यूचर में बड़ा होता है तो मनी को लेकर उसके जो उसकी जो थिंकिंग है, या जो वो पैसे बचाने वाला बनता है या पैसे खर्च करने वाला बनता है, क्या बचपन से वो आता है? देखिए, एक शब्द हम लोग ने सुना है, कंडीशनिंग. वो कंडीशनिंग शब्द हर जगह अप्लाई होता है. तो हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, अगर एक्सटेंडेड फैमिली है तो एक्सटेंडेड फैमिली में और लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स, जो भी बात करते हैं वो हमारे संस्कारों को क्रिएट करता है, जिसको हम लोग मेंटल इम्प्रेशंस कहते हैं. और यही मेंटल इम्प्रेशंस बाद में हमें हमारी थिंकिंग, हमारे बिलीफ को क्रिएट करते हैं, और हमारी बिलीफ हमें बड़े होकर के एक्शन लेने के इंस्पायर करती है. अब आप बचपन में सुन रहे हैं सबसे कि भाई पैसा कमाना बड़ी मुश्किल काम है. पैसा एक बचपन में बड़ा फेवरेट स्टेटमेंट है ऑल ओवर इंडिया, पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है. ठीक है. पैसा लोगों को बर्बाद कर देता है. पैसा जो है, हर समस्या की जड़ पैसा है. अमीर लोग दूसरों के पैसा मार करके अमीर बन जाते हैं. इस तरह का अगर आप बातें करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आपका जो बच्चा है, आसपास के जो लोग हैं, उनके अंदर एक ये
एक फीलिंग आएगी कि मनी इज़ अ बिग विलन। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, आप बड़े होकर के, आपका बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो आप उसको ट्रेन कर रहे हैं थ्रू योर वॉइसेस कि यार तुम पैसा ना कमाना, पैसा बड़ी बुरी चीज़ है। तो कई वर्षों तक उसको ये लगता है बड़े होने पर कि भैया सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और मैं इसमें बड़ा खुश हूँ। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि वो कभी भी अपने को हदों तक पुश नहीं करते, क्योंकि संतुष्ट हैं। उनको बचपन में सिखा दिया गया है कि भाई पैसा विलेन होता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाना मुश्किल होता है, पैसा हर समस्या की जड़ है। पर उसी व्यक्ति को जब दिखता है कि उसके साथ के लोग उस पैसे को कमा के यूज करके एक बेटर लाइफ जी रहे हैं, तब वो उस खींच को, उस फ्रस्ट्रेशन को लीपापोती करता है और एक स्टेटमेंट देता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता, क्योंकि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप हाई थिंकिंग के लोग व्यक्ति हैं तो आपकी हाई लिविंग होगी। अगर आप सिंपल लिविंग चाहते हैं तो आपकी सिंपल थिंकिंग होगी। ये जो चूरन चढ़ाया जाता है बचपन से, ये गलत है। हम हाई थिंक करके, थिंकिंग हाई है तो मीन्स भैया फिर तो हमें मर्सिडीज लेनी है। हम हाई थिंकिंग वाले हैं और चल रहे हैं मारुति से, तो मारुति लेने के लिए आपको हाई थिंक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल थिंकिंग करिए। तो सिंपल थिंकिंग सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग हाई लिविंग। तो आपका जो प्रश्न था कि माँ बाप का जो इंटरेक्शन होता है पैसे को लेकर के, वो चाहे नॉर्मल हो चाहे वो बहस के दौरान हो, वो बच्चों पे बहुत इंपैक्ट डालता है। अगर आपके घर में ऐसे माँ बाप हैं जो कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो, पैसा तो हाथ का मैल है, और पैसे को कमाए कैसे जाता है, एंजॉय करने के लिए। या एक BMW का जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर लिखा है, डू नॉट पोस्टपोन योर प्लेजर। तो अगर आप इस तरह के माहौल में हैं तो फिर आप पैसे को भोगने के में लग जाते हैं। तो डेफिनेटली आप की जो नैरेटिव, जिस तरह आपको मेंटल नैरेटिव सेट किया जाता है, वो आपके बिलीफ को क्रिएट करता है, और फिर आगे चल के आप उस बिलीफ के ही अनुसार लाइफ में एक्शन लेते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। कोई अगर पेरेंट्स बोल रहा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, बहुत मुश्किल से कमाते हैं, जब तुम कमाने लगोगे तो पता चलेगा, तो या तो वो ये करता है कमाने के बाद कि दिखाने के लिए चैलेंज की तरह ले लेता है कि देखो हम कमा रहे हैं और हम लग्जरी लाइफ भी जी रहे हैं। दूसरा, वो एकदम फॉलो करने लगता है कि हाँ जैसे पापा ने बोला है वैसा अब मैं भी करूँगा, पैसे बचाऊंगा। तो ये डिफरेंस क्यों हो जाता है? देखिए ऐसा है कि ये आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसी माहौल में एक बंदा है जो प्रूफ करना चाहता है कि आप लोग गलत थे, मैं देखिए पैसा कमा के लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और लग्जूरियस लाइफ जी रहा हूँ, और दूसरा अपनी माता पिता की बातों को मान करके, हाँ भैया मम्मी पापा सही कहते थे, पैसे जितनी चादर हो उतने पैर डालो, उसके आगे ना डालो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नैरेटिव है ये घर के बाहर, जैसा मैंने बताया, बाहर से भी आता है। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस फैमिली में रहते हैं, भाई हम तो स्कूल तक रहे, उसके बाद अचानक हम कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में फिर हम जब एक बार कॉलेज पहुंचते हैं तो हमारे माता पिता का इन्फ्लुएंस हम पे कम होता है, हमारे पीयर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। और फिर वो जो पीयर्स हैं वो हो सकता है कि आपके उस बचपन की कंडीशनिंग और नैरेटिव को काफ़ी हद तक ऑल्टर कर दें। तो जिस लड़के को आप बता रहे हैं कि वो वेल्थ को डिस्प्ले करना चाहता है, वो शायद बाद में जाकर के कॉलेज में ऐसे लोगों से मिला जो वेल्थ को डिस्प्ले करते थे। ठीक है, वो उन्होंने बताया कि भाई ठीक है पैसा बचाओ, पैसा ये नहीं कि आप ऑल आउट पैसा खराब कर दें, पर पैसा कमा के अगर आपने भोगा नहीं, आप टिक्की खाने के पहले ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऑडी खरीदने जा रहा हूँ, इतना सोच रहे हैं खाऊं ना खाऊं, यार ये तो 50 रुपए की है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, इसमें तो आलू 5 रुपए का लगा होगा, यार ये तो दिस इज़ वर्थलेस, इसमें तो जो है मैं अपने पैसे को बर्बाद कर रहा हूँ। तो इस तरह की अगर माइंडसेट है आपका तो ऑब्वियसली आप यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय लाइफ। तो आप अगर ऐसे लोगों के साथ बाद में मिल गए जो आपको बताते हैं कि पैसे को सेव भी करना है पर पैसे को एंजॉय भी करना है, तो आप उस तरह के हो जाएंगे। और अगर आप थ्रू आउट ऐसे ही लोगों के साथ उठते बैठते रहे जो
पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो पैसे के रामू हैं। मतलब आई डू नॉट मीन टू डिमीन द वर्ड रामू। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दे आर सर्वेंट्स टू मनी। तो ऐसे लोग जो हैं वो लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाते, जो आप कह रही थी। एक और चीज़ होती है जो मैंने नोटिस की है कि जैसे कि कोई गरीब है, अगर उसने कुछ अचीव कर लिया तो हम सब उसके लिए तालियां बजाते हैं, बहुत उसको अप्रिशिएट करते हैं। बट कोई अगर अमीर है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसने कुछ अचीव किया है तो हम तुरंत हेट कमेंट्स करने लगते हैं, अरे इनके तो बाप के पास पैसा है। तो ये साइकोलॉजी क्या होती है? हाँ, ये साइकोलॉजी ये है कि चूंकि हम वी लव अंडरडॉग्स। समाज में क्योंकि सक्सेसफुल लोग बहुत कम हैं, वही जो मैंने कहा, समाज की दृष्टि में जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग रसूख वाले हैं, जिनकी सोशल स्टैंडिंग है, वो लोग समाज, उनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर लोग मीडियोकर हैं या बिलो एवरेज हैं। तो जो अब ऑब्वियस सी बात है, ताली बजाने के लिए भी, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, एवरेज की और बिलो एवरेज की, उनकी संख्या बहुत अधिक है, और ये जो सोसाइटी के सो कॉल्ड क्रीमी लोग हैं ये कम है। तो जब वो ताली बजती है तो ताली वो तो अपने पक्ष के लोगों के लिए बजाएंगे ना। तो उनको लगता है कि ये जो गरीब आदमी है, ये वो व्यक्ति जिसके पास रिसोर्सेज की कमी थी, ये राइज कर गया, तो वो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। पर उनके अंदर एक शुरुआत से हेट होती है कि यार ये तो, क्योंकि वो एवरेज है, वो बिलो एवरेज है, दे डू नॉट अप्रिशिएट पीपल हु आर प्रिविलेज्ड। तो जब वो प्रिविलेज व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो वो उसको नहीं देख पाते, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। ये आप अक्सर देखेंगे कि जब भी दो टीमों में मैच है, एक टीम बहुत मजबूत है, एक टीम कमजोर है, अगर वो कमजोर टीम जीत जाती है तो बड़ा, कई दिनों पेपर में बातें आती द अंडरडॉग्स थे, उन्होंने चैंपियंस को हरा दिया। और अगर वही चैंपियन जीत जाता है तो वो कहते हैं यार तो बट ऑब्वियस है, तो होना ही था। तो इस तरह ये समाज हमारा इसी तरह बटा हुआ है। इसलिए जब कोई वैसा व्यक्ति जो अंडर प्रिविलेज होता है वो अचीव करता है तो उसको अप्रिसिएशन बहुत मिलता है, शायद इसलिए भी कि उसने जर्नी बहुत लंबी तय करी है, गरीबी से अमीरी तक की। और जो व्यक्ति ऑलरेडी प्रिविलेज है, वो कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन हमको दिखता है कि उसने जर्नी बहुत छोटी तय करी है, इसलिए हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ओके तो लेकिन वही गरीब जो है एक बार रिच हो गया, फिर उसके बाद लोग उससे बोलने लगते हैं यार तुम पैसे आने के बाद बदल गए हो। क्या वाकई लोग पैसे आने के बाद बदल जाते हैं, या उनकी ही पर्सनालिटी होती है जो बाहर निकल कर आ जाती है? देखिए, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि बहुत ही कम लोग हैं जो अपने से बेहतर लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक, जब भी कोई व्यक्ति अंडर प्रिविलेज था और वो बड़ा इंसान बन गया, उसको सोसाइटी ने बहुत सम्मान दिया, बहुत धन दिया, तो वो जिस समाज से आया था, अब वो समाज से बिल्कुल अलग हो गया। तो जो समाज वाले अब उसको देख रहे हैं, वो उनके अंदर एक अंदरूनी ईर्ष्या है कि यार हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। अब जब ईर्ष्या होती है तो स्वाभाविक बात है कि आपके मन या आपके मुंह से पॉजिटिव शब्द नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे ईर्ष्या है किसी से और मैं उसकी तारीफ करूं, मतलब मन से तारीफ नहीं कर पाऊंगा, पब्लिकली नहीं कर पाऊंगा, मतलब पब्लिकली भले करूं लेकिन मन से नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा अक्सर होता है कि जब इंसान राइज कर जाता है तो उसके बहुत दुश्मन हो जाते हैं। उसको लोग उसकी राइज को लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते, और बिना किसी एविडेंस के कहेंगे यार वो तो बड़ा आदमी हो गया है, वो तो बात नहीं करता, जबकि हमने कभी उसको टेस्ट नहीं किया, हम उससे मिले नहीं उसके बाद से। हमें डर है यार हम कहीं मिलेंगे तो ऐसा ना हो कि वो जो है हमें इग्नोर कर दे। हम ऑलरेडी एक अजम्पशन मान के बैठे हैं, भैया मिल के देखो तो हो सकता है वो वैसे ही हो। अब पहले से अज्यूम करना ये गलत बात होती है, पर अक्सर हम लोग अज्यूम करते हैं और उसी अजम्पशन को चारों तरफ शेयर करते हैं। फिर वो भी अज्यूम करते हैं कि हाँ भाई सम्यक सही कह रहा था, वो जो है बंदा जो है बड़ा जो है बहुत ऐठू हो गया है, बहुत पैसा हो गया उसके पास, अब वो ठीक से बात नहीं करता। तो इट इज एक्चुअली शेयरिंग अ नॉन एविडेंस बेस्ड एजम्पशन। कोई एविडेंस नहीं है, उस एजम्पशन को फैलाया जा रहा है, ये होता है। और मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ रही थी तो उसमें भी उन्होंने ये एक बात बोली थी कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है जब पैसा आने के बाद वो निखर कर आती है। जैसे कि अगर किसी के मन में है कि वो लोगों को सर्व करे, लोगों को हेल्प करे, तो पैसा आने के बाद वो करेगा लोगों की हेल्प।
और वहीं कोई इंसान है जिसको बस शो ऑफ करना पसंद है, तो पैसा आने के बाद वो पैसा उड़ाएगा उन चीज़ों में जो शो ऑफ वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब स्वाभाविक सी बात है, मेरे पास अगर पैसा है तो दैट मीन्स आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज माई क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये तो है ही मेरे पास। एग्जैक्टली। अब मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ, तो उस धन को मैंने कमा के किया क्या भाई? अगर मैं पहले 100 रुपये की टी शर्ट पहनता था और मैं 1000 रुपये की टी शर्ट अब पहन सकता हूँ, भगवान ने, मेरे प्रयासों ने और मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया, और मैं आज, अब मैं फिर भी 1000 रुपये की नहीं पहन रहा, तो आई एम समहाउ मेंटली अनस्टेबल। उस पैसे को कमाने का कोई लाभ नहीं है जिसको आप भोग ना पाए। और अगर हमने महंगी टी शर्ट खरीद ली है, हम पहन रहे हैं, तो उसका मतलब थोड़ी ना कि हम बदतमीज़ हो गए। लेकिन हमने महंगा जूता खरीद लिया, महंगी कमीज़ खरीद ली, बड़ा घर बनवा लिया, मैं जो है अच्छे लोगों तक उठने बैठने लगा, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने लगा, तो इतना ही बहुत है उन लोगों के लिए कि भैया अब ये बदतमीज़ हो गया है, ऐंठू हो गया है, मिले नहीं है लेकिन अब वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है बढ़िया, तो ऐंठू हो गया है। ये हमारे असम्पशंस हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। जो कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, उनकी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि जो अननोन लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, वो तो हमारी रील शेयर कर देते हैं, वो सेव करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बट जो हमारे नोन हैं, जो हमें जानते हैं, उनका कभी कमेंट नहीं आता, वो कभी अप्रिशिएट नहीं करते इस चीज़ को। यही है बात, लोग आपको राइज करते देखना नहीं चाहते। एक मैं बात यहाँ कहना चाहूँगा, मेरा अनुभव है, जिस तरह की हमारी हिस्ट्री रही है, और ज़्यादातर हिस्ट्री हमारी मेडअप है, वो रियल हिस्ट्री नहीं है। हमको पढ़ाया गया कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मराठे थे, राजपूत थे, उनको मुगलों से या अंग्रेज़ों से हारते रहे, पिटते रहे, जबकि एक्चुअली है नहीं। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, आज हमारा कल्चर इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि दे वर ब्रेव इनफ टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर। और कंट्रीज़ का कल्चर वैनिश हो गया, हमारा कल्चर आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये कहानी हमको सुनाई गई, तो हमारे अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया गया। ये क्यों किया गया, ये एक अलग टॉपिक है। तो इन जनरल जो इंडियन कम्युनिटी है वो बहुत ही डिफेंसिव कम्युनिटी है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे माता पिता कहते थे, बेटा स्कूल जा रहे हो, कोई गाली दे, कोई मारे, अरे तुम तो वहाँ स्कूल जा रहे हो, झगड़ा नहीं करना, तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, जिसको जो बोलना है बोले, तुम वहाँ तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, तुम पढ़ाई करो, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, भले वो तुमको कितना परेशान करे। अब ये जो है, यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग योर चाइल्ड कि वो सबमिसिव बन जाए, दब्बू बन जाए। आपको तो लग रहा है नहीं, आपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप उसको दब्बू बना रहे हो। तो ये ट्रेनिंग घरों में, फिर हमारी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई, तो ओवर द इयर्स हमारी कम्युनिटी बड़ी डिफेंसिव बन गई। हम भैया पचड़े नहीं पड़ेंगे, जो हो रहा है होने दो। अब इस बीच अब चूंकि पूरी कम्युनिटी डिफेंसिव है, पूरी कम्युनिटी डरी है, कुचली है, दबी हुई है, तो हमारे बीच में अगर कोई स्टार आ जाता है, करेजियस व्यक्ति आ जाता है, तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अरे ये कैसे आ गया, हम तो दबे हैं, कुचले हैं, हमने तो कभी किसी से पंगा नहीं लिया। हम पंगा लेने का मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को कह रहा हूं कि भाई तुम झगड़ा करो सड़क पे जाके। पंगा लेने का मतलब ये है कि यार कम से कम अपने सम्मान की रक्षा तो करो। आप किसी से झगड़ा ना करिए, लेकिन कोई अगर आपको सम्मान नहीं दे रहा है, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, और आप कह रहे हैं नहीं अच्छा कोई मुझे नहीं पचड़े पड़ना, तो ये पूरी कम्युनिटी में हमारे अंदर एक दब्बू बना है। उस दब्बू में से जब कोई खड़ा होता है तो हम कहते हैं अरे ये कहाँ से आ गया यार, ये कौन आ गया। हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हमारे समाज में हमको दबा के रखा जाता है कि भैया छोटी बातें करो, बड़ी बातें करोगे तो नज़र लग जाएगी, और जो है ज़्यादा उड़ो नहीं, और इतने बड़े सपने ना रखो, ये तुम्हारी हैसियत के बाहर हैं। ये हमको इसलिए बताया जाता है, और हमको स्वैग दिखाना गुनाह है। अगर मैं, देखिए अभी मैं एक और बात बताऊंगा आपको, स्वैग दिखाना का मतलब नहीं कि हम एरोगेंट हैं। एरोगेंस और एटीट्यूड में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? एरोगेंस का मतलब यह है कि ज्योति जी, मुझसे अच्छा डॉक्टर लखनऊ शहर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं ही नंबर 1 हूँ, सबसे बढ़िया डॉक्टर मैं हूँ, सब चूरन है। ये एरोगेंस है। एटीट्यूड क्या है? ज्योति जी मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, आई एम अ वेरी गुड डॉक्टर। मैंने ये नहीं कहा
कि मैं सबसे अच्छा हूं। मैंने कहा आई एम अ गुड डॉक्टर, दिस इज एटीट्यूड। लेकिन हमको ये भी नहीं बताया जाता कि हम अपने को अप्रिशिएट करें। जैसे ही आपने कहा कि आपने किसी से कहा कि सर आई एम प्राउड ऑफ माई हेयर, आई हैव सच अ ब्यूटिफुल कर्ली हेयर, तो कहेंगे अच्छा ज्योति जी आप बहुत भैया घमंड है इनके अंदर, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती। आपने ये तो नहीं कहा कि मेरे बाल लखनऊ शहर में सबसे सुंदर है। वो एरोगेंस है। व्हेन यू पुट योरसेल्फ ऑन द पिनिकल एंड यू फील दैट अदर्स आर लाउजी, वो एरोगेंस है। अपने को अप्रिशिएट करना एटीट्यूड है। ये हमको नहीं बताया जाता, हमको दबाया जाता है, क्योंकि हमको बचपन से बताया जाता है तुम दबे हो, तुम कुचले हो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ज़्यादा सजो नहीं धजो नहीं, तुम्हें नज़र लग जाएगी। ये हमारा सामाजिक नैरेटिव है, और इस सामाजिक नैरेटिव को आप स्टडी करेंगे तो वो आपको मीडियोक्रिटी की तरफ ले जाता है। एंड इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पढ़ रही थी कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो क्रिएट करने के लिए बना है, बट बिल्कुल। आजकल हम क्रिएट कम कर रहे हैं। हाँ। और कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि हम आसपास के लोगों को अगर उठता हुआ देखते हैं, कुछ क्रिएट करता हुआ देखते हैं, तो हमारा माइंड कहता है यार ये लोग ये कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ कुछ क्रिएट, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। तो बिल्कुल। कई बार जेलसी भी नहीं होती है, वो भावना होती है कि यार हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक पॉइंट भी मैं पढ़ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। अच्छा, एक और बात है, अब हम पैसे की बात कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिश्ता है, बहुत बड़ा रीज़न एक है इंडिया में तलाक का, पैसा। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से हस्बैंड वाइफ रहे कि ये नौबत ना आए, या क्या प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं इंडियन कपल में जो हो रही हैं पैसे को लेकर? देखिए, पहले इसलिए नहीं थी दिक्कतें क्योंकि मोस्टली, मैं आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बिफोर 2000, मोस्टली फीमेल्स वर होम मेकर्स। तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पर। वर्किंग लेडीज उस वक्त भी थी, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब इन लास्ट 25 ईयर्स वर्किंग लेडीज बहुत हो गई हैं। अच्छा, हुआ क्या है कि जो लोग छोटे थे, बचपन में थे, 90s में, 80s में, हमारी तरह, या अर्ली 2000s में, उन्होंने देखा कि उनकी माँ उनके पिताजी से पैसे की अपेक्षा रख रही हैं, ठीक, और पिताजी प्यार से, दुलार से, या कभी कभी बदतमीजी से, या कभी ऐंठ के पैसा शेयर करते थे। तो उन्होंने देखा कि भाई माय मदर वाज सबऑर्डिनेट टू माय फादर एंड शी वाज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन माय फादर। कट टू करेंट जनरेशन। अब वो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो बड़े बच्चों की शादियां हो गई उस जमाने की लड़कियों से जो उस जमाने में पढ़ रही थी, लिख रही थी, और आज के ज़माने में वर्किंग लेडीज़ हैं, होम मेकर्स भी हैं, वर्किंग लेडीज़ भी हैं। तो वो जो जनरेशन थी लड़कों की, उन्होंने, उनकी जो मेंटल कंडीशनिंग थी वो तो ये थी कि भाई मेरी माँ, मेरी मामी, मेरी चाची, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी बुआ, जो भी फीमेल्स थी, दे वर लुकिंग अपॉन टू देयर हस्बैंड्स। अब यार ये महिला कौन है यार, जो मैं उससे कुछ कहता हूं तो पलट कहती है ठीक है कोई बात नहीं मैं कर लूंगी। तो जो आज का मेल है वो थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, और उसमें उसकी गलती नहीं है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उसकी गलती नहीं है, उस बेचारे की कंडीशनिंग ऐसी है। मे बी जो हमारे बच्चे हैं जो अब देख रहे हैं कि मम्मी भी कमाती हैं, पापा भी कमाते हैं, वो इस चेंज को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आजकल का जो हम लोग मिडिल एज में लोग हैं, मतलब 35 ऑनवर्ड्स वाले, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो रहा है। इसलिए बहुत बार बहस होती है। वो लड़का उस माइंडसेट से ऑपरेट करता है कि भाई मेरे पिताजी जो है जो पैसा पकड़ा देते थे उसी में काम चलाना पड़ता था, और मेरी माँ कुछ पलट के बोलती नहीं थी, अब मेरी बीवी मुझसे पलट के बोलती है। वो ये भूल जाते हैं कि भाई तुम्हारी माँ फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, उसको भी कई बार गुस्सा आता था, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान थी, लेकिन बेचारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाती थी। तुम्हारी बुआ, अब तुम्हारी वाइफ या तुम्हारे साथ के और लोग जो फीमेल्स हैं, नाउ दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो आपके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है, तो दे हैव देयर ओन वे ऑफ लाइफ। इस वजह से कश्मकश हो रही है। और एक बात ये भी मैं देखता हूं कि जो पुराने लोग थे, दे हैड दिस सेंस ऑफ सैक्रिफाइस कि वो यार चार बातें सुनी तो किनारे करो, खत्म करो। दे हैड लॉट ऑफ पेशेंस
सेंस ऑफ सैक्रिफाइस। उनके लिए रिलेशनशिप बचाना ज़रूरी था, ना कि 4 बातें सुनाना। पेशेंस रखना ज़रूरी था उनके लिए। दे वर पीपल हु वर एक्चुअली ट्राइंग टू होल्ड द फैमिली इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको ये बातें बुरी लगती थी। वो ईगो को साइड करते थे, फैमिली को प्रायोरिटी देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब वो ईगो को प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली को साइड कर देते हैं। इस वजह से इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। क्या लगता है इसका क्या सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि अब हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है। हाँ। तो पैसे को लेकर किस तरह की बातचीत या फिर उनका रवैया होना चाहिए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बन जाए? हाँ। और क्या जॉइंट अकाउंट रखना चाहिए या फिर अपने अपने पैसे खर्च करना चाहिए? क्या ये देखिए बहुत ही सब्जेक्टिव, मैं बार बार आता हूँ, सब्जेक्टिव डिसीजन है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को एक खर्चे के बाद एक अकाउंट रखना चाहिए जहां पे दे आर सेविंग मनी। अब सैलरी तो दोनों की, ऐसा तो नहीं दोनों की सैलरीज बराबर होंगी, तो दे शुड डिसाइड अपॉन कि भाई एक इतनी क्योंकि मेरी सैलरी ज़्यादा है तो मैं सेविंग्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूँगा, तुम्हारी सैलरी कम है तो तुम सेविंग में कम कंट्रीब्यूट करना। ये जो सेविंग अमाउंट है, बाकी जो तुम्हारा पेट्रोल खर्चा है, जो बेसिक खर्चे हैं, इन सेविंग अकाउंट से हम हॉलीडेज पे जाएंगे, ठीक है, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करेंगे जहां दोनों लोग काम कर रहे हैं, और अगर घर बनवाना है या ज़मीन खरीदनी है तो फिर इसका यूज़ करेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसकी ज़्यादा सैलरी है वो घर के खर्चों में पूरा योगदान करे और जिसकी कम सैलरी है वो पूरा सेव कर ले। ये भी हो सकता है। वो मैंने क्या कहा, Subjective। आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जैसे ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। हाँ, और एक आपसी समझ। डेफिनेटली। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर, और उसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है, उसकी वाइफ की भी प्रैक्टिस अच्छी है, बट एवरेज प्रैक्टिस है। बट एवरेज भी इतनी एवरेज नहीं है कि शी इज़ नॉट अर्निंग वेल, शी इज़ अर्निंग वेल, बट दैट मैन इज़ अर्निंग वेरी वेल। तो अर्निंग्स में डिस्पैरिटी है। तो उसने अपनी वाइफ से कहा है, तुम अपने पैसे को जैसे खर्च करना है, सेव करना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, ज्वेलरी खरीदनी है, पिज्ज़ा खाना है, कपड़े खरीदने हैं, जो तुम्हें करना है करो, पूरे घर का खर्चा मैं उठाऊंगा। अब ये उसकी चॉइस है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। अगर दोनों लोग हैप्पी हैं इसमें तो बहुत अच्छी बात है। एक और इशू होता है, अगर हस्बैंड या वाइफ में हस्बैंड ज़्यादा कमा रहा है तो चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, बट वाइफ ज़्यादा कमाने लगती है तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। वही बात जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताई कि मेल जो होते हैं उनको ऐसा, खासकर हमारी कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में, ऐसा उनको लेबल किया गया है, यू आर द फोर रनर, यू आर द फ्रंट रनर, तुम मर्द हो, तुम्हें परिवार को लेके चलना है, ठीक, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, तुम ही सेवियर हो। अब एक तो ये नैरेटिव चल रहा है। दूसरा, हमने बचपन में देखा कि हमारे पिताजी या हमारे चाचा या हमारे मामा, जो भी मेल्स थे घर के, वो परिवार को लेके चलते थे। सब लोग, बच्चे और पत्नियां और महिलाएं सब उनकी तरफ देख रही हैं, तो दे वर द लीडर्स। अब जो है ये इक्वेशन बदल चुकी है। तो हम, वो जो हमारा एक वर्ड होता है इंग्लिश में, शॉविनिज्म, शॉविनिस्टिक एटीट्यूड, जो वो एक हिंदी में, हिंदी मूवी में एक डायलॉग था जो अभी तक बड़ा पॉपुलर है कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो वो जो एक हमारा जो एक लार्जर देन लाइफ, मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द होता है, ये जो एक नैरेटिव हमने सुना हुआ है, लीडर है फैमिली का, तो अब वो लीडर जो है उसको ये पता लगे कि इसी घर में उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन उसकी वाइफ से कमतर है। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर अ मैन। इसको हम लोग बड़ा जज करते हैं कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे को तुम सोच रहे हो। लेकिन आप बिफोर एक्चुअली कमिंग टू एनी कंक्लूजन और जजिंग, आप ये सोचिए कि वो जो मर्द है, जो पुरुष है, उसकी ये थिंकिंग कहाँ से बन रही है। तो उसके फिर आप ये कहना कि भाई जो है ऐसा तुम कैसे सोच सकते हो, दिस लेडी इज़ अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, ये सब बात ठीक है। लेकिन हमारा जो नैरेटिव, जिस तरह हमको प्रिपेयर किया जाता है बचपन से, हमको ये नहीं किया, हम ये देखते नहीं कभी कि हमारे घरों की महिलाएं
वो जो है हमारे पिताजी या हमारे चाचा या हमारे मामा उनकी तरफ लुक अपॉन कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये इस एडजस्टमेंट को करना मुश्किल होता है। अच्छा, यहां मैं एक चीज और कहूंगा कि एक जो नैरेटिव बताते हैं हमारे समाज में कि स्त्री पुरुष एक समान, स्त्री पुरुष एक समान नहीं है, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। इस बात का बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है। लड़कियों को इस बात का कंफ्यूजन हो गया है कि वो पुरुष के समान है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन समानता नहीं है। पुरुष की मानसिकता, पुरुष का जीवन को जीने का तरीका बिल्कुल भिन्न है महिलाओं से। आप बड़ों को छोड़ दीजिए, आप छोटे बच्चे को देखिए, लड़के जो होंगे 5-7 साल के बड़े लड़के होंगे, ये गैंग बना के आप देखिए, उनको ऑब्जर्व करिए, पार्टी में बंदूकें चलाएंगे, अग्रेसिव प्ले होगा उनका। लड़कियां गैंग बनाएंगी लेकिन एक कोने में खड़ी रहेंगी, ठीक है, बातें करती रहेंगी, लेकिन वो कूदेंगे नहीं, वो गैंग नहीं करेंगी कि छुपन छुपाई हो रही है, एक लड़का तीसरी छत पे चला गया फिर उसको ढूंढने जा रहा है। तो जो हमारा ये जो नैरेटिव है कि स्त्री पुरुष एक समान, ये बिल्कुल गलत बात है। स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। तो ये नैरेटिव के छलावे में लोग फंस जाते हैं। यहां मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। हाँ, ये हमें नहीं कहना चाहिए कि कौन ज्यादा है कौन कम है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है विच आई वांट टू शेयर। एक और चीज़ लोग बोलते हैं फीमेल को लेकर और मेल को लेकर भी कि मेल कमाता है ना तो पूरे परिवार के लिए कमाता है, फीमेल कमाती है तो सिर्फ अपने लिए कमाती है। क्या ये सच है? अगर सच है तो इसका साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। देखिए, एक बात तो है ही है कि महिलाओं ने भी ये देखा है, जैसे मैं अब तक पुरुषों की बात कर रहा था, लड़कों की बात कर रहा था, लड़कियों ने भी तो देखा है कि घर में पैसा बाप लाया है। लड़कियों ने ये नहीं अब देख रही हैं, लेकिन पहले नहीं देखा कि माँ ला रही पैसा, बाप लाया है। तो महिलाएं अगर या लेडीज ऐसी पारिवारिक सिचुएशन में है जहाँ पे उनका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन फैमिली में क्रूशियल है, वहाँ वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के खर्चा करती हैं, ऐसा नहीं है। सेविंग्स करती हैं, परिवार की हेल्प करती हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये गलत बात है। लेकिन अब जहाँ पे पुरुष कमा रहा है और पुरुष ने चॉइस दे रखी है, जैसे मैंने अभी बताया आपको अपने फ्रेंड के बारे में, तो फिर आप यू कैन डू व्हाट यू वांट। लेकिन महिलाएं भी कंट्रीब्यूट करती हैं, ये नैरेटिव गलत है। तो इसके जब गलती है तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी? बिल्कुल। एक और चीज़ है, हाँ। एक मैट्रिमोनियल साइट है, उनके एक ओनर है, वो एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि वो अपने साइट का वो डेटा देखते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो फीमेल आती है वो सबसे पहले जो क्राइटेरिया वो सबसे पहले जो क्लिक करती है वो ये देखती है कि इनकम कितनी है, और जब मेल आता है वो सबसे पहले लड़की की फ़ोटो पे क्लिक करता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या ये मतलब अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, या क्या रीज़न है इसका? नहीं, अच्छी बुरी कुछ नहीं है। हाँ। हर इंसान की प्रेफरेंस है। मेन ये जो लोग ये कहते हैं, मैं तो बहुत ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को कि नहीं भैया, हमें लड़की का नेचर देखना है, हमें इसकी शक्ल सूरत से मतलब नहीं है। ये बिल्कुल ही सफ़ेद झूठ है, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद झूठ। हर लड़के को लड़की की शक्ल देखनी है, एंड एवरी बॉय वॉन्ट्स टू एसोसिएट विद अ गुड लुकिंग गर्ल। आप सोचिए, आप लड़की को मिले या लड़की लड़के से मिले, तो आप लुक्स की गारंटी तो ले सकते हैं कि यार गुड लुकिंग लड़का है, ये गुड लुकिंग लड़की है। आप उसके सीरत की, आप उसके नेचर की गारंटी कैसे ले सकते हैं? लेकिन पब्लिकली कहेंगे नहीं भैया, हमें तो भैया बड़ी वेल नेचर लड़की चाहिए, हमें शक्ल सूरत से मतलब नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले शक्ल सूरत से मतलब है। ऑपोजिट फीमेल्स, अरे भैया लड़का शरीफ हो, दारू वारू ना पीता हो, उसके अंदर बुरी आदतें ना हो, पब्लिकली कह दिया, लेकिन उसका फाइनेंशियल पॉकेट कितनी हैवी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फीमेल, इवन फॉर अ वर्किंग फीमेल। क्यों? क्योंकि वर्किंग फीमेल इसी नैरेटिव से बड़ी हुई है कि लीडर कौन है फैमिली का? पुरुष है। तो वो कभी भी, आप सोचिए, वो कभी भी ऐसे लड़के से विवाह नहीं करेगी जिसकी सैलरी 50,000 हो और मैडम की सैलरी 1 लाख हो।
ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। लड़का चाहेगा कि मैं ऐसी लड़की शादी करूं जिन मेरी सैलरी ₹1,00,000 है और महिला की सैलरी ₹50,000 है। लेकिन महिला क्या चाहेगी, जबकि उसकी सैलरी ज्यादा है? महिला क्या चाहेगी? महिला चाहेगी ये भैया यार बताओ, ये तो लड़का मुझसे कम कमाता, मैं इससे शादी करूंगी। तो ये दिस इज हाउ अ मैन एंड अ वुमन थिंक्स। माँ बाप क्या बच्चों को लेसन दे सकते हैं जिससे मनी को लेकर, पैसों को लेकर उनकी जो हैबिट है, उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव हो सके और एक पॉजिटिव मनी माइंडसेट बन सके उनका? एक तो ये जो मैंने शुरुआत में बताए थे, इस तरह के पैसे को लेके डिस्करेजिंग और स्टेटमेंट जिससे पैसा बच्चों के मन में विलन बन जाए कि पैसा बड़ा मेहनत से कमाया जाता है और पैसा पेड़ पे नहीं उगता और पैसा हर बुराई की जड़ पैसा है, इस तरह की बातें ना करें। इससे आप बच्चे के अंदर मनी को लेके गलत संस्कार, गलत इंप्रेशन डाल रहे हैं। हाँ, ये कहिए कि भाई अर्निंग मनी इज़ एन आर्ट, इज़ अ स्किल, और वो तभी होगा व्हेन यू विल बी एक्चुअली इनटू अ प्रोफेशन, इनटू अ जॉब विच हैज़ डिमांड इन द मार्केट। तो आपको अपने को ऐसे स्किल अप करना है कि आप ऐसे स्किल्स मार्केट में दे पाएँ जिसकी मार्केट में डिमांड हो, तो तुम पैसा कमाओगे। पैसा कमाना डिफ़िकल्ट नहीं है, पैसा कमाना इंटेलिजेंस है, आर्ट है, और समय के अनुसार अपने को बदल करके आप बेहतर पैसा कमा सकते हैं। ट्राई टू पुट मनी इन अ पॉजिटिव वे इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। उसके बाद जब ये तो आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल दिए, दूसरा ये है कि पैसा कमाने के बाद सेकेंड स्टेप इज पैसा सेव करना, ठीक है। और पैसा सेव करने के बाद 2 स्टेप्स होते हैं, पैसे को भोगना और पैसे को शेयर करना। शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो एक आपको वो चीज़ मिलती है विच यू कैनॉट परचेज बाय मनी, एंड दैट इज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स जो है, अब हो सकता है ये बात थोड़ी लोगों को लगे कि ये बहुत आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, बट आई हैव सीन द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। अगर आपको कोई आदमी दिल से ब्लेस कर रहा है तो दैट डेफिनेटली गिव्स यू अ पॉजिटिव पुश। तो उस पैसे को एक्चुअली आप अपने को प्रोग्रेस, अपने को बेहतर करने के लिए लगाने का एक तो तरीका यह है कि आप नए स्किल सीख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लेसिंग भी लेंगे किसी से तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ा शेयर खर्च कर दीजिए, कुछ भी करिए, बट ट्राई टू हेल्प द नीडी। तो ये बचपन से हमको, ये नहीं कि सब पैसा कमा के मैं ही रख लूंगा। एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मिलियनर्स में या प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोगों में और रिग्रेसिव माइंडसेट के लोगों में, कि जो बिलियनर है वो बिलियनर तब बनता है जब वो कई सारे मिलियनर्स बना देता है, साथ लेके चलता है। ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट है कि भैया हम धनाढ्य बनेंगे लेकिन अपने साथ भी लोगों को धनाढ्य बनाएंगे, तभी तो आपकी टीम बनेगी। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, और आपके साथ लोग तभी जुड़ेंगे जब उनका भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रहा है, उनको भी लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आप अकेले प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो स्केर्सिटी माइंडसेट के लोग होते हैं, भैया अपना कमा ले भैया, तो वो धीरे धीरे लोगों को काटते रहते हैं, वो अपना कमा लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो ठीक है पैसा कमा लेते होंगे, बट वो ये सोचें कि वो कोई बिलियनर या मिलियनर बन जाए, वो नहीं बन सकते। मे बी जितना वो कमाते थे उससे बेहतर सिचुएशन में आ जाए, बट बिकॉज उन्होंने अपनी जर्नी में अपने को ही बढ़ाया, अपने साथ और लोगों को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए वो वहीं कहीं रह गए। एक मुझे बात याद आ गई जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि कहा जाता है कि जितना पैसा है ना पूरी दुनिया में, अगर सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए, गरीब वापस गरीब हो जाएगा, अमीर वापस अमीर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि एक तो पैसे की गर्मी हर आदमी संभाल नहीं पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा आने पर उनका दिमाग खराब नहीं होता, ठीक है। ये वही लोग होते हैं जो पैसे को एज ए टूल समझते हैं। एक तो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि आई एम दी सर्वेंट टू मनी, मैं पैसे का नौकर हूं, तो उनके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज है। पर मनी इज सर्वेंट टू मी, ये चीज मेरे हाथ में जो है ये एक टूल है जिसके माध्यम से मैं अपनी लाइफ को बेहतर करता हूं। इसको टूल समझिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
तो जो लोग इसको एक टूल समझते हैं उनका दिमाग खराब नहीं होता, लेकिन जो पैसे को भगवान समझ लेते हैं कि भैया यही है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए अगर आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, तो जो अमीर है, जो प्रोग्रेस कर रहा है, उसने पैसे को हर वक्त टूल की तरह यूज़ किया है, तो वो टूल की तरह उसको यूज़ करके और आगे बढ़ जाएगा। जो गरीब है वो कहेगा, वो पैसे को देख के उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो उसको खर्च करेगा, डिस्प्ले करेगा पैसे को, उसका पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए गरीब फिर गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो पैसे को टूल समझता है और इन्वेस्ट करता है, और ये पैसे को समझता है कि बस यही चीज़ है, यही मुझे जीवन में सम्मान देगी और लोगों से का अटेंशन देगी, और यही मुझे इस समाज में आगे बढ़ाएगी। इसी वजह से जो लोग लॉटरी जीतते हैं वो वापस गरीब हो जाते हैं, या कौन बनेगा करोड़पति में भी जो करोड़पति बनते हैं वो वापस गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसा संभाल नहीं पाते, वो बस खर्च करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं उसको। वेरी नाइस। एक और चीज़ हम देखते हैं कि जब स्ट्रेस होता है हम शॉपिंग करने चले जाते हैं, इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। क्या रीज़न होता है हम स्ट्रेस में होते हैं तो शॉपिंग कैसे हमें वो रिलीफ दिलाता है? स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो इसके कोपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं। कुछ पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज़्म होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव ये है कि भाई आप तनाव में हैं, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से बात कर ली, कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ ली, प्रेमानंद महाराज को सुन लिया, ठीक है, किसी से कुछ सजेशन ले लिया। लेकिन बहुत से अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। सब्सटेंसेस, अल्कोहल यूज़ किया, फ्रस्ट्रेशन में, स्ट्रेस में लोगों पे गुस्सा किया, ठीक है, बहुत तेज़ रैश ड्राइविंग करी, ये अनहेल्दी तरीका है स्ट्रेस। उसी अनहेल्दी तरीके में ये एक तरह की अनहेल्दी बाइंग होती है। ये सब नहीं करते वो लोग जिनको स्ट्रेस को कोप अप करना नहीं आता, या इस तरह के लोग जिनको किसी ने बताया नहीं, या किसी ने ये कह दिया कि भैया जब तुम्हें स्ट्रेस हो तुम शॉपिंग कर लो। तो हम तो वही, मैं जो आपसे बता रहा था, दुनिया में तमाम मुंह है और तमाम बातें हैं। तो ये एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है स्ट्रेस का। इससे होता यह है कि भाई जैसे मेरा मन खराब है, उस मन खराब में मैं मिंत्रा पहुंच गया और मेरे पास ऑलरेडी 3-4 रनिंग शूज़ हैं। उसी मैंने देखा एक रनिंग शू नया आ गया, भाई ऑनलाइन चीज़ों कमी तो है नहीं, मुझे लगा भैया ये ले लेते हैं। हमने लिया, शू आ गया, या हम फिजिकली किसी स्टोर जाके कोई चीज़ खरीद ली, तो नोवेल्टी की जो एक स्थिति होती है, जो 1-2 दिन रहती है या कुछ घंटों रहती है, उसमें कुछ ना कुछ हमें किक मिलता है। डोपामीन जैसे एक न्यूरोकेमिकल होता है डोपामीन, जो हमें बेसिकली एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। तो वो एक्साइटमेंट जब होता है, जब डोपामीन बढ़ता है तो स्ट्रेस कम होता है। लेकिन ये टेम्पररी है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल है कि हमने ऑक्सीटोसिन बढ़ाना है। हाँ, हमने स्निफ किया को और हम दुनिया को भूल गए। लेकिन जब वो स्निफिंग का इफेक्ट खत्म हुआ तो हम यथार्थ दुनिया में आ गए। उसी तरह शॉपिंग करी, जूता आ गया, ड्रेस खरीद ली, अगर पैसा ज़्यादा है तो सॉलिटेयर खरीद लिया, बहुत कुछ देर तक आप खुश हो गए, उसके बाद फिर वही उसी स्थिति में। तो ज़्यादातर हमारी इच्छा होती है कि हम जल्दी से अपनी सिचुएशन को क्विक फिक्स कर दें, क्विक फिक्स। अब तनाव में कैसे क्विक फिक्स करें? तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने घड़ी खरीद ली, ज्वेलरी खरीद ली, शूज़ खरीद लिए, तो वो जो एक फेज़ होता है कुछ घंटों का, वो उनको उस स्ट्रेस से बाहर निकाल लेता है। इसलिए लोग इस तरह की रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं। मैं तो उसको रॉन्ग स्टेप कहता हूँ। लोग 6 महीने अनहेल्दी वे ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। लोग 6 महीने साल भर पैसे इकट्ठे करते हैं कि मुझे BMW खरीदनी है, कोई लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, खरीद लेते हैं, 2 दिन चलाए, 1 हफ्ते चलाया, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कुछ तरीका है कि हम सस्टेन कर पाएँ अपनी खुशियाँ? हमें सबसे पहले तो ये चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि हमें क्या चीज़ खुशी देती है। जैसे मेरे पास नए यंगस्टर्स आते हैं, जेनजी, बहुत डिस्ट्रैक्टेड, तो मैं उनसे कहता हूँ भैया तुम मनोरंजन करो, मैं मनोरंजन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी एंटरटेनमेंट करता हूँ, लेकिन तुम अब
फ़ोन पे बात भी करना चाहते हो, नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी देखना चाहते हो, शाम को पिज़्ज़ा हट जाके पिज़्ज़ा भी खाना है, ठीक है, उसके बाद तुम्हें बिग बॉस भी देखना है, ठीक, उसके बाद तुम्हें जो है सुबह उठ करके वो लाल बाग में शर्मा चाय भी पीनी है। भैया क्या दिन भर एंटरटेनमेंट ही होते रहोगे? यू नीड टू चूज योर मेथड ऑफ एंटरटेनमेंट, उस पर स्टिक रहिए। अब ये आप 75 चीज़ें करेंगे तो आप अपना जीवन का काम कब करेंगे? उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि चूज योर एंटरटेनमेंट, उसी तरह वी नीड टू चूज द मेथड, द वे, व्हाट थिंग्स मेक मी हैप्पी। हम सब में क्या कमियां हैं? हम भी उनमें से हैं कि हमको लगता है कि फलानी चीज करके चूंकि दूसरा आदमी खुश है तो हम भी खुश हो जाएंगे। BMW किसी ने खरीदी तो हम भी BMW खरीद के खुश हो जाएंगे, ठीक है। फलाने रेस्टोरेंट में किसी ने खाना खाया तो हम भी चलेंगे वहाँ खाना खा लेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, वो है ना हर्ड मेंटालिटी है, हम सब की हर्ड मेंटालिटी है। हम देखा देखी में रहते हैं। मैं दूर कहाँ जाए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं इसको रियलाइज करता हूँ तो मैं हर्ड मेंटालिटी से बच के रहता हूँ, लेकिन हर वक्त नहीं बच पाता, मैं भी नहीं बच पाता। तो जो लोग अपने, वही मैंने कहा था, क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है उस पर ध्यान देना है। हम लोग अधिकतर इन्फ्लुएंस रहते हैं। पहले कंपैरिजन होता था पड़ोसियों से, घर के आसपास कजिन्स में। अब इतना बड़ा हो चुका है सोशल मीडिया, हम अपना कंपेयर दुबई में रहने वाले लोगों से कर रहे हैं, यूएस में रहने वाले लोगों से कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज से कर रहे हैं। तो हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। एक चीज़ मैं अपने, जैसे कंपैरिजन की बात लोग करते हैं, हाँ। तो चूंकि मैं एज अ साइकाइट्रिस्ट मैं बहुत से पेशेंट से और बहुत से लोगों से मिलता हूँ, तो मैं उनसे एक लाइन कहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता कि आपका ऑडियंस उससे कितना रिलेट करेगा, पर मैं उससे रिलेट करता हूँ। मे बी कुछ लोग उससे रिलेट कर जाए कि हमें अपने को ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली, मंथली बेसिस ये देखना चाहिए इंटरस्पेक्ट करके कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। फिजिकली क्या हेल्थ में कमी है, फाइनेंशियली हमें फाइनेंसिस कैसे मैनेज करने हैं, प्रोफेशनली हम अपने ऑफिस में या जॉब में या अपने बिजनेस में कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेटर सर्विसेज दे सकते हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, रादर देन कोई आदमी क्या कर रहा है। थैंक यू सम्यक जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके साथ। और मैं तो ये आपसे बात करके मुझे लगा कि अब आप मुझे दोबारा कब पॉडकास्ट में बुलाएंगे। इट वॉज अ वेरी नाइस इंटरेक्शन एंड आई थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए। आज की बातचीत से हमने यही सीखा कि पैसा सिर्फ आपकी जेब नहीं भरता, वो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके फैसलों का भी आईना होता है। आई होप आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर इसने आपको ज़रा भी सोचने पर मजबूर किया हो या पैसे को देखने का नज़रिया आपका थोड़ा भी बदला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस एपिसोड को कम से कम एक ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। Thank you so much for watching Mind Shift. Keep shifting your mind.